हेलो एवरीवन, आज हम डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो उस डिसीज़ का नाम है अस्थमा, और जो कि किसकी डिसीज़ है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम अस्थमा की डेफिनेशन कि किस तरह से हम पता चला सकते हैं कि किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं अस्थमा को। एंड अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा क्या है? एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, लंबे समय तक चलने वाली एक बीमारी है। तो इसमें क्या होता है? ऑफ द एयरवे इन विच इन्फ्लामेशन कॉजिंग वेरिंग डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे। जो हमारा एयरवे होता है, जहाँ पे हम सांस लेते हैं, जहाँ से हवा जाती है, एयरवे जाती है, जहाँ से वो पाइपलाइन होती है, उस पाइपलाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, मतलब रुकावटें एंड बाधा आ जाती है किसी भी कारण से, तब ये डिसीज प्रोड्यूस होती है, जिसका नाम है अस्थमा। मतलब एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आने को ही हम कहेंगे अस्थमा। और अच्छे से समझने के लिए, अ कंडीशन इन विच अ पर्सन एयरवे बिकम इन्फ्लाम नैरो स्वेल प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। क्या होता है? एयरवे होता है, ये एयरवे है। तो इस एयरवे में ये क्या है? एयरवे, ये लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज है। तो उस जहाँ पे हम सांस लेते हैं, जहाँ से एयर जाती है, तो उस एयरवे में क्या हो जाता है? ये हमारा एयरवे जूम करके है। तो इस एयरवे में क्या होता है? रुकावटें, मतलब बाधाएं आ जाती हैं, नैरोइंग हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। जो एयरवे नॉर्मल तरीका से नहीं होता, सिकुड़ जाता है, जिस इसमें दिखाया गया ये नॉर्मल है, और ये अस्थमा वाला एयरवे। तो ये इसमें नॉर्मल आराम से एयर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर इस वाले एयरवे में प्रॉब्लम आएगी एयर को, क्योंकि इसमें नैरोइंग हो रही है, सिकुड़ रही है। जो अपनी प्रॉपर फ्लो में जो एयर जा रही है उस तरह से नहीं जा पाएगी, क्योंकि इसमें सिकुड़न आ रखी है, इस तरह से ये सिकुड़ रखा है। तो एयरवे में इसको डिफिकल्टी आएगी, और स्वेलिंग आ रखी है, और जो म्यूकस का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रखा है। तो जिसका एयरवे है वो बहुत छोटा हो गया है, ये नॉर्मल और ये अस्थमा वाला है। तो इसमें जो एयरवे है उससे डिफिकल्टी आ रही है, तो इसको कहेंगे अस्थमा। और डिफिकल्टी आ रही है, एयरवे में जा रही है, तो डिफिकल्टी होगी ब्रीथ लेने में, तो इसको हम कहेंगे अस्थमा। एंड इट सम केसेस इट मे लीड टू अ लाइफ थ्रेटनिंग अटैक। अगर हम इसको अच्छी तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी चेंज हो जाएगी, और लाइफ थ्रेटनिंग अटैक भी पेशेंट को आ सकता है। अगर हम इसे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो जो एयरवे है वही रुकावट, मतलब उसी में भी रुकावटें आ रही हैं, वो एयर अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो वो डेथ भी हो सकती है उसकी, पेशेंट की। तो इसका ये डेफिनेशन है, एक इंट्रो जैसा होगा कि अस्थमा होता क्या है। पहले तो हमने पढ़ी कि अस्थमा होता क्या है, नॉर्मल वे में उसका इंट्रो जान लिया कि अस्थमा होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे होता क्यों है, कॉज, इटियोलॉजी इसकी, कि ये अस्थमा कैसे होता है और क्यों होता है। तो इसके कॉज हैं, किस तरह से अस्थमा प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी अस्थमा होता है। तो इसमें क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, स्पेशली कोल्ड एयर, एंड चेंज इन ह्यूमिडिटी, ड्राई एयर। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी एक कॉज है, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, कोल्ड एयर एंड चेंज इन ह्यूमिडिटी, ड्राई एयर। जो कोल्ड एयर एंड ड्राई एयर हमारे एयरवे में जाती है और उसको इरिटेट कर देती है नॉर्मल एयरवे को, तो इस वजह से भी अस्थमा होने के चांसेस हैं। एंड सेकेंड, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से भी अस्थमा प्रोड्यूस होता है। लाइक सिगरेट स्मोकिंग, इंडस्ट्रियल स्मोक, सिगरेट या स्मोकिंग करने से भी जो हमारा लंग्स है उसमें भी इरिटेशन होती है, एंड उसका जो एयरवे है उसमें प्रॉब्लम आती है, ऑब्स्ट्रक्शन होगा और अस्थमा प्रोड्यूस हो जाएगा। इंडस्ट्रियल मतलब ऐसा जो भी, मतलब वर्क, इंडस्ट्री वर्क है, जो भी उसमें स्पेशली एयर इफेक्ट हो रही हो, उस पॉल्यूशन में हम वर्क कर रहे हो, तो उस वजह से भी अस्थमा प्रोड्यूस हो सकता है। थर्ड, स्ट्रॉन्ग ऑडर, परफ्यूम्स एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। एंड फोर्थ, एलर्जन इनहेलेशन सब्सटेंस, जैसे कि एलर्जन सब्सटेंस होते हैं, हम उसे इनहेल कर रहे हैं एयर के थ्रू, उससे भी अस्थमा हो सकता है। 5, स्ट्रेस और इमोशन अपसेट, स्ट्रेस की वजह से भी
इन्फेक्शन, वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन है और जो क्या हो गया वायरल और वो उससे ट्रीट नहीं किया गया तो वो एयरवे में डिफ़िकल्टी लाएगा और उससे अस्थमा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, अस्थमा अकर इन फैमिली विच सजेस्ट दैट इट इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर। अस्थमा एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी है। अगर फैमिली में हमारे किसी मेंबर को तो हो सकता है आगे जाके होने वाले बच्चों में भी अस्थमा देखने को मिलेगा। तो ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इंडस्ट्री वर्क मैंने बता ही दिया। अब हमें पता चल गया अस्थमा होता क्या है एंड इसके क्या क्या कॉजेज हैं, किस कारण से ये हो सकता है। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इस पर्सन को अस्थमा है। तो फर्स्ट इज विजिंग, सेकंड ब्रीथलेसनेस, थर्ड चेस्ट टाइटनेस, फोर्थ डिस्पीनिया, डिस्पीनिया मतलब डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आए, एंड 5 कफ, 6 इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब जो उसका बिहेवियर है इरिटेबल हो, इन साइनोसिस। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी, किस तरह से अस्थमा होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है या कोई इरिटेंट सब्सटेंस हो या एलर्जन जिससे कोई भी एलर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इन तीनों सब्सटेंस में से कोई भी हो तो ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। मतलब ये होगा बॉडी में तो इम्यून सिस्टम अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होंगी, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। उसके बाद ये 3 कंडीशन हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले है हाइपर सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, जो सीक्रेशन का होगा वो इंक्रीजमेंट हो जाएगा सीक्रेशन म्यूकस में, जिससे जो एयरवे है उसमें स्वेलिंग जैसी दिखाई देनी पड़ेगी और वो जो म्यूकस है वो इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल वे से ज़्यादा हो जाएगा। एयरवे मसल कॉन्स्ट्रक्शन, जो मसल है उसका कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब इस तरह से वो सिकुड़ने लग जाएंगी। एंड स्वेलिंग ब्रोंकाई मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है उनमें स्वेलिंग आ जाएगी। इन तीनों की वजह से जो एयरवे है उसमें नैरोइंग आ जाएगी, नैरोइंग ब्रीथ पासेज। उसके बाद ये साइंस सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, विजिंग, कफ, डिस्पीनिया, टाइटनेस इन चेस्ट। तो इस तरह से अस्थमा प्रोड्यूस होता है। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि हम डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे मेन हिस्ट्री कलेक्शन कि उसके जो फैमिली में तो नहीं है अस्थमा इस वजह से हुआ हो। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे, थर्ड पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। फोर्थ ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में इन्फेक्शन का पता चलाएंगे। एंड फिफ्थ एलर्जी स्किन टेस्टिंग, किसी एलर्जी की वजह से तो नहीं हुआ उसको देखेंगे। सिक्स्थ एस्पायरोमेट्री टेस्ट, एस्पायरोमेट्री टेस्ट के अंदर ये जो पेशेंट होगा अस्थमा वाला उससे कहेंगे इसमें फूंक मारे, जिससे क्या होता है जो बॉल हैं वो नॉर्मल एंड अबनॉर्मलिटी को दिखाएंगी उसके ब्रीथिंग के अकॉर्डिंग, वो ऊपर नीचे इस तरह से नॉर्मल अबनॉर्मलिटी के हिसाब से वो ऊपर नीचे जाती हैं, तो इससे भी पता चला सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट की किस तरह से हम उसे मैनेज कर सकते हैं अस्थमा को। तो सबसे पहले है ब्रोंकोडाइलेटर, हम उस पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर देंगे। क्यों देंगे, दे कॉज वाइडिंग ऑफ द एयरवे बाई रिलैक्सिंग ब्रोंकाइल स्मूथ मसल बाई स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर। क्या होता है जो ब्रोंकोडाइलेटर देंगे, जो हमारे जो एयरवे वो कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाए तो उससे डायलेट हो जाएगा, इसलिए देंगे। एग्जाम्पल ड्रग्स हैं सल्ब्यूटामॉल, फॉर्मेटरॉल, अल्बेरेटॉल। एंड नेक्स्ट ज़ाइंथाइन डर्बाइटिप्स, दे हैव अ डायरेटिक इफेक्ट एंड रिलैक्स स्मूथ मसल स्पेशली ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की मसल्स को स्मूथली करने के लिए ये ड्रग देंगे। एंड थर्ड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, इन्फ्लामेशन की वजह से जो एयरवे है वो नैरोइंग हो गया तो उसको एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकोर्टिस्टोन।
नाउ वी डिस्कस अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेज कैसे करेंगे? एनकरेज द पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ। पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि वो डीप ब्रीथ करें। होल्ड फॉर 20 सेकेंड टू प्रिपेयर फॉर एक्सलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेल्ड एयर। उसको जो ब्रीथिंग की एक्सरसाइज की उसके बारे में बताएंगे किस तरह से करनी है। मॉनिटर रेस्पिरेटरी ऑक्सीनेशन स्टेटस। उसको जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है ऑक्सीनेशन है उसको मॉनिटर करेंगे। थर्ड, एडमिनिस्टर ड्रग थेरेपी टू इम्प्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शन। जो उसको ड्रग प्रिस्क्राइब किए उसको एडमिनिस्टर करवाएंगे। रिड्यूस स्ट्रेस एंड फियर। उसको एजुकेशन देंगे, रिड्यूस स्ट्रेस करेंगे, उसका फियर करेंगे। अवॉइड स्मोकिंग एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। उसकी जो स्मोकिंग करता हो तो उसे अवॉइड करेंगे क्योंकि ये कॉज है। एंड एजुकेशन शुड बी प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा। उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा, हम किस तरह से उसका अस्थमा का बचाव कर सकते हैं। एंड अस्थमा को अगर हमने अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसके कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएंगे? फर्स्ट रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वही फेल हो जाएगा। एंड सेकंड, निमोनिया भी हो सकता है। थर्ड, मैनी रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।